हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय आईएएस। आइए आज हम इस वीडियो में यूपीएससी सीएससी प्री 2024 संविधान के प्रश्नों का संपूर्ण विश्लेषण देखेंगे। 2024 में कुल 19 से 20 प्रश्न आए थे संविधान से, मतलब संविधान का वेटेज बहुत ज़्यादा था। ठीक है, अगर आप विद्यालय आईएएस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। फर्स्ट है, लोकसभा में आचार समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन से सही हैं। प्रारंभ में यह एक तदर्थ समिति थी। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा का सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित शिकायत कर सकता है। यह समिति किसी ऐसे मामले पर विचार नहीं कर सकती जो न्यायाधीन नीचे दिए गए गुट का प्रयोग कर उत्तर चुने। एक और दो मतलब सही उत्तर का चुनाव करना है। ठीक है, कौन सा सही है। तो यह एक तदर्थ समिति थी। केवल कोई लोकसभा का सदस्य ही किसी लोकसभा के सदस्य के अनैतिक आचरण से संबंधित कोई शिकायत कर सकता है। ऐसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का अगर कोई सदस्य है, वो अगर अनैतिक आचरण करता है तो किसी को भी ये अधिकार है कि वो उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो सेकंड हमारा हो गया गलत। अब इस हिसाब से आंसर हमारा सी थर्ड है। ठीक है, अब आचार समिति को देखते हैं। इस समिति का गठन वर्ष 1997 में राज्यसभा और 2000 में लोकसभा में किया गया था। यह संसद के सदस्यों के लिए आचरण संहिता को लागू करती है। यह कदाचार के मामलों पर भी जांच करती है एवं उचित कार्यवाही की सिफारिश करती है। इस प्रकार यह संसद के अनुशासन व शिष्टाचार बनाए रखने का कार्य करती है। यह एकमात्र ऐसी समिति है जो लोकसभा के सांसदों के खिलाफ नागरिकों की शिकायतों की जांच करती है। लोकसभा में आचार समिति का इतिहास केवल मतलब लोकसभा के मामले में सदन की विशेषाधिकार समिति है कि एक समिति के एक सदस्य अध्ययन समूह ने 1997 में ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन और अमेरिका का दौरा करने के बाद विधि निर्माताओं के आचरण और नैतिकता की संबंधित प्रथाओं की समीक्षा के लिए एक आचार समिति के गठन की सिफारिश की, लेकिन इसे लोकसभा द्वारा तब स्वीकार नहीं किया गया था, इसीलिए 2000 में बना है ये सन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन है, संविधान 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में से किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में संशोधन किया गया था। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। ठीक है, तो इसमें आता है म कोने करके एक कोड है, उससे आप याद कर सकते हैं। तो 1, 2 और 3 इसका आंसर है। ठीक है, मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली, म कोने। फिर इसके बाद किया गया था मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाल को। ठीक है, तो 8वीं अनुसूची, इसमें कुल 22 भाषाएं हैं। ठीक है, इसमें भारत गणराज्य की आधिकारिक भाषाओं की सूची दी गई है। भारतीय संविधान के भाग कितने भाग? 24 में अनुच्छेद 243 में 351 तक आधिकारिक भाषाओं, भाग 20 होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, अनुच्छेद 243 251 351 आधिकारिक भाषाओं का उल्लेख है। संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं सम्मिलित हैं। हालांकि संविधान के प्रारंभ में 14 भाषाओं का उल्लेख था। वर्ष 1967 में सिंधी भाषा को इसमें शामिल किया गया। 71वें संविधान संशोधन द्वारा मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली को किया गया था 1992 में। ठीक है, बढ़कर इसकी संख्या हो गई 18। अब 92वां संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, बोडो, डोंगरी और संथाली को किया गया है। ठीक है, जो 2004 में लागू हो गया था। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं हमारी 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची इन भाषाओं से रिलेटेड है। ठीक, प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया जाता है। प्रतिषेध रिट क्या होता है? ये उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को जारी करता है। क्यों? अगर अधीनस्थ न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाके किसी कार्यवाही की जांच कर रहा है या फिर उस कार्यवाही पर काम कर रहे हैं, तो उससे प्रतिषेध करने के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा उच्च न्यायालय या फिर अपने अधीनस्थ न्यायालयों के ऊपर ये रिट जारी किया जाता है। ठीक है, किसी अधिकारी को उसकी विशिष्ट कार्यवाही से प्रतिषेध करने के लिए, संसद, विधानसभा को मध्य कोई विधि पारित करने के लिए, निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही की जांच करने रखने का प्रतिषेध करने के लिए, सरकार को उसे किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध करने के लिए। तो आंसर हमारा सी। ठीक है, अब वे सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा जारी किए जाते हैं। भाग 3 में दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए अनुच्छेद, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? उच्चतम न्यायालय क्या करती है? अनुच्छेद 32 के तहत रिट जारी करती है और उच्च न्यायालय
मौलिक अधिकारों के लिए तो रिट जारी करती ही है, उसका अनुच्छेद अलग से 226 में भी वर्णन है। अब निषेध का सीधा अर्थ है मना करना। यह निचली अदालत के खिलाफ एक उच्च अदालत द्वारा जारी किया गया था, ताकि बाद वाले को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोका जा सके और उसे क्षेत्राधिकार को हड़पने से रोका जा सके और उसके पास नहीं है। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हमारा, वह राज्य का राज्यपाल है जो उस राज्य के किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता देता है और घोषित करता है। किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा ही हो। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो केवल एक, केवल दो, ना तो एक और दो दोनों। देखिए यहाँ पे फर्स्ट हमारा गलत है, वह राज्यपाल नहीं है। राष्ट्रपति को यह शक्ति प्राप्त है कि वो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति में की मान्यता दे सकती है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा गलत है। आंसर है अब देखते हैं सेकंड ऑप्शन, किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दूसरे राज्य में भी ऐसा ही हो। हाँ, ये सही है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारा बी, केवल दो। देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366-25 में निर्धारित किया गया है कि अनुसूचित जनजातियों से तात्पर्य ऐसी जनजातियों और जनजातीय समुदाय से है जिन्हें संविधान के अनुच्छेद 342 के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति माना गया है। अनुच्छेद 342 एक क्या कहता है, किसी भी राज्य, संघ राज्य, क्षेत्र के संबंध में राष्ट्रपति राज्य के मामले में राज्यपाल से परामर्श के बाद उस राज्य क्षेत्र में जनजातियों, आदिवासी समुदायों, जनजातियों के भाग या समूहों, आदिवासी समुदायों को क्या कर सकता है, अनुसूचित जनजाति के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। अतः कथन एक सही नहीं है, क्योंकि राष्ट्रपति को यह अधिकार है और अनुसूचित जनजातियों की सूची राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के लिए विशेष है और किसी राज्य में अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित किसी समुदाय को दूसरे संघ राज्य क्षेत्र में अनुसूचित जनजाति घोषित किया जाना आवश्यक नहीं है। जैसे यहाँ पे गोंड को अनुसूचित जनजाति घोषित किया गया। ठीक है, अब गोंड जहाँ जहाँ पे पाए गए हैं वहाँ तो उनको अनुसूचित जनजाति ही माना जाता है, लेकिन कश्मीर में ज़रूरी नहीं है कि उनको अनुसूचित जनजाति ही माना जाए, उन्हें वही सुविधाएं प्रोवाइड की जाए जो कि हमारे स्टेट में अभी मिलती हैं अनुसूचित जनजातियों को। ठीक है, तो अनुच्छेद इसी सब से कथन दो सही है, तथा विकल्प भी। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं। केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं रखी जा सकती। आंसर है बी, केवल दो। सही यही है, फर्स्ट नहीं है। फर्स्ट क्या है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद के दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय विवरण रखते हैं, राष्ट्रपति की ओर से रखते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है, वो राजा है, बाकी सब उसके मंत्री हैं। तो अगर कोई मंत्री, वित्त मंत्री अगर वार्षिक वित्तीय विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं तो भले ही वो इनडायरेक्टली मतलब प्रधानमंत्री से जुड़ा हुआ है या फिर किसी और से जुड़ा हुआ है, लेकिन वो एज पर रूल राष्ट्रपति की ओर से प्रस्तुत हो रहे हैं। ठीक है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की प्राकृतिक प्राप्तियों और व्यय के विवरण रख पाएगा, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 113 के अनुसार संघ स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं रखी जा सकती। अतः कथन दो सही है। अगला है युग्मों पर विचार करें, दल और उसके नेता। भारतीय जनसंघ डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, सोशलिस्ट पार्टी सी राजगोपालाचारी, कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जगजीवन राम, स्वतंत्र पार्टी आचार्य नरेंद्र देव। देखते हैं क्या सही है यहाँ पे, केवल दो सही है। ठीक है, सबकी पार्टियां देखते हैं। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की थी, अतः एक सही सुमेलित है भारतीय जनसंघ श्यामा प्रसाद मुखर्जी। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव सोशलिस्ट पार्टी के प्रमुख नेता थे। सोशलिस्ट पार्टी यहाँ सी राजगोपालाचारी दिया है, जबकि नहीं थे जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया और आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, फिर कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी एक भारतीय राजनीतिक पार्टी थी जिसकी स्थापना 1977 में जगजीवन राम ने की थी। तय युग में तीन सही सुमेलित है, मतलब फर्स्ट और थर्ड यहाँ पे सही सुमेलित है। अब फोर्थ देखते हैं, सीरोज गोपालाचारी, मीनू मसानी और एन.जी. रंगा सहित उस समय कुछ प्रमुख नेताओं ने उदार रूढ़िवादी पार्टी बनाने का सहयोग किया था। यही था स्वतंत्र पार्टी। तो फर्स्ट और थर्ड सही है, बाकी सब गलत है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए कोई संकल्प
विचाराधीन है। अगर हमें आंसर से डील करना है ना, क्वेश्चन से डील करना है, तो हमको पहले कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन के। जैसे फिर उसके बाद हम किसी भी क्वेश्चन में कूट में ही आपको मिस्टेक ढूंढना रहता है और उसी के बल पर आपका आंसर आएगा, ठीक है, वह पीठासीन नहीं होगा। कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है तब वह पीठासीन नहीं होगा। हाँ नहीं होगा, उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। होता है उसे बोलने का अधिकार, ठीक है, वह संकल्प पर प्रथमतः मत देने का हकदार नहीं हुआ। मत देने का अधिकार होता है, निर्णायक मत नहीं देते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या है, सेकंड और थर्ड गलत है। आंसर हो गया हमारा एक, ठीक है, वह पीठासीन नहीं होता है, नहीं होगा। क्यों उसको मालिक बनाएंगे जब उसी के खिलाफ हम ला रहे हैं। तो यहाँ पे तात्पर्य है कि उसमें महाभियोग लाना है, ठीक है, कॉन्सेप्ट मतलब कंफ्यूज नहीं होना है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 96 के अनुसार लोकसभा की किसी भी बैठक में जब उपाध्यक्ष को उसके पद से हटाने या अध्यक्ष को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन है तब उपाध्यक्ष उपस्थित होने पर भी पीठासीन नहीं होगा। अनुच्छेद 95 के खंड 2 के उपबंध ऐसे ही लागू होंगे जैसे वे उस बैठने के संबंध में लागू हैं। यथा स्थिति उपाध्यक्ष अनुपस्थित है अतः कथन एक सही है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 96(2) के अनुसार जब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई विचाराधीन है तो उसे लोकसभा में बोलने एवं अन्य उसकी कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार नहीं होगा। अनुच्छेद 100 में किसी प्रावधान के हाँ नहीं होगा, ठीक है। भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। लोकसभा में लंबित कोई विधेयक उसके विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा में लंबित कोई विधेयक लोकसभा के विघटन हो जाने पर व्यपगत हो जाता है। कोई विधेयक जिसके संबंध में भारत के राष्ट्रपति ने सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने के लिए अपने आशय की सूचना दी है, लोकसभा का विघटन हो जाने पर व्यापकगत हो जाता है। अब इसका आंसर देखते हैं हम। आंसर है 1 और 2, 1 और 2 सही है। अब इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देखेंगे। 107 के अनुसार कोई विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत हो और राज्यसभा में लंबित रह जाता है वह सदन के विघटन के बाद व्यापकगत मान लिया जाता है, खत्म मान लिया जाता है, ठीक है। 107(5) क्या कहते हैं, कोई विधेयक जो लोकसभा में प्रस्तुत होकर पारित हो जाता है लेकिन राज्यसभा में लंबित रहता है उसे भी व्यापकगत माना जाता है। लंबित कर देते हैं तो कोई ध्यान ही नहीं देता। अनुच्छेद 108(5) के अनुसार इस अनुच्छेद के अंतर्गत संयुक्त बैठक आयोजित की जा सकेगी और उसमें विधेयक पारित किया जा सकेगा, भले ही राष्ट्रपति सदनों को उसमें बैठक के लिए बुलाने के अपने इरादे की अधिसूचना दिए जाने के बाद लोकसभा का विघटन हो जाएगा। तक कथन सही है। भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता होती है। सदन के सत्रावसान सामान्यतः सदन यह अनिश्चित काल के लिए स्थगित होने के पश्चात किया जाता है, किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा उस सदन का सत्रावसान करने का कोई वर्जन नहीं होता जो सत्र में है। लोकसभा का निष्ठन भारत के राष्ट्रपति द्वारा, जैसे कुछ कुछ वर्ड रहते हैं जो हिंदी में टफ हो जाते हैं, निष्ठन। अब इसके लिए आपको इंग्लिश वर्जन देखना ही पड़ेगा, ठीक है। असाधारण परिस्थितियों को लो छोड़कर मंत्रिपरिषद के परामर्श से किया जाएगा। अब इसका आंसर है, आंसर थर्ड। 2 और 3, 2 और 3 क्या है, दोनों सही हैं हमारे। राष्ट्रपति द्वारा किसी सदन के सत्रावसान के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता नहीं होती। होती है मंत्रिपरिषद के परामर्श की आवश्यकता। क्या चल रहा है ये तो राष्ट्रपति थोड़ी जानता है, संसद में मंत्री लोग जानते हैं, तो फिर मंत्री लोग बताते हैं कि हाँ कर दीजिए सत्रावसान, तो कर देती हैं वो। संविधान के अनुच्छेद 85 एक राष्ट्रपति को संसद के प्रत्येक सदन को ऐसे समय एवं स्थान पर सत्र आहूत करने का अधिकार देता है जिससे वह उचित समझे, किंतु एक सत्र में सदन की अंतिम बैठक और अगले सत्र में सदन की प्रथम बैठक के लिए नियत तिथि के बीच 6 माह का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे। ये हम सबको पता है कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, क्योंकि किसी वरिष्ठ अनुभवित व्यक्ति को चुनना था तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ही चुना गया था। फिर क्या हुआ था, इनका देहावसान हो गया था अगले ही 2 दिन में, 1-2 दिन में। फिर उसके बाद बने थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष, जो आके जाके भारत के राष्ट्रपति बनेंगे।
ये सब आप देख लीजिएगा, मतलब हाँ, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारत सरकार अधिनियम 1935 के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। इसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय फेडरेशन की स्थापना का प्रावधान किया गया है। रक्षा और विदेश संबंधी मामलों को परिसंघीय विधानमंडल के अधीन के नियंत्रण के अधीन रखा गया। तो आंसर है यहाँ पे एक और दो दोनों सही है। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसने एक अखिल भारतीय संघ परिसंघ की स्थापना का प्रावधान किया, जिसे भारतीय प्रांतों एवं देशी रियासतों को इकाइयों के रूप में शामिल किया गया। इसने 11 में से 6 प्रांतों में द्विसदनात्मक व्यवस्था लागू की थी। संघीय सूची में राष्ट्रीय महत्व के 59 विषय शामिल थे, जिसमें रक्षा, विदेश मामले, वित्त, रेलवे, मुद्रा एवं प्रेस आदि संबंधी विषय शामिल थे। अगला है, भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन से सही हैं। ठीक है, नगर पालिकाओं की शक्ति संविधान के भाग 9 क में दी गई है। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में दिया गया है। और संविधान के संशोधन संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। अब आंसर क्या हो जाएगा हमारा? आंसर है डी, तीनों सही है। ठीक है, भाग 9 का क्या कहते हैं? नगर पालिका के बारे में बताता है। और भाग 18 में आपातकालीन बताया गया है, जो 352 और 355 56 ये सब आते हैं, जिसके अंदर अनुच्छेद नंबर संविधान संशोधन से संबंधित उपबंध भाग 3 में दिए गए हैं, भाग 20 में दिए गए हैं, अनुच्छेद 368 नंबर। ठीक है, यहाँ पे वही सब है, आप पढ़ लीजिएगा। फिर अगला है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय प्रवासन राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। अंतर्राज्यीय संगरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। निगम कर राज्य सूची के अधीन एक राज्य विषय है। कौन सा कथन सही है? अंतर्राज्यीय संघरोध संघ सूची के अधीन एक संघ विषय है। प्रवासन नहीं है, प्रवासन ये सब राज्य विषय नहीं है। ठीक है, संविधान की 7वीं अनुसूची में 3 अनुसूचियाँ दी गई हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, अनुच्छेद 246 संघ सूची 98 विषय, राज्य सूची में 59 विषय और समवर्ती सूची में 52 विषय। अब देखते हैं सूची नंबर 42 जो है वो अंतर्राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य है, संघ सूची। और 81 है अंतर्राज्यीय प्रवासन संघ सूची और अंतर्राज्यीय संघरोध। ठीक है, और 85 निगम कर। फिर अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंदर रखा गया था? अब ये हम पिछले 2 वीडियोस में पढ़ चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछले वीडियोस तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जाके आप देख सकते हैं संविधान के पिछले वीडियोस, जो हमने कुछ पिछले 5 वर्षों के प्रश्नों का विश्लेषण किया हुआ है। ठीक है, उसी में निजता का अधिकार आता है। ये क्या हुआ था? पुट्टू स्वामी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का केस था, जिसमें आया था निर्णय 2017 में। ठीक है, अब इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 में रखा गया था। अगला क्वेश्चन है, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार के कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो 4 किए गए हैं। ठीक है, 4 कब कब किए गए थे? 1952 में, 63 में, 73 में, और फिर तब दो लास्ट वाला 2002 में किए गए हैं। ठीक है, आप ये सब पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके। सैन्य कार्य विभाग के प्रमुख में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के कर्तव्य कौन से? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS, फर्स्ट CDS थे हमारे विपिन रावत। ठीक है, चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के स्थायी अध्यक्ष हैं। तीनों सेवा प्रावधानों सर्विस चीफ पर सैन्य कमान का प्रयोग करना। सभी तीनों सेवाओं के विषयों पर रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार। आंसर क्या है इसका? 1 और 3 है, मतलब सेकंड गलत है। ठीक है, अब देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। इस पद का सृजन सिफारिश 2001 में मंत्रियों के एक समूह द्वारा की गई, जिसने कारगिल समीक्षा समिति की रिपोर्ट का अध्ययन करने का काम सौंपा गया। CDS का पद भी लेफ्टिनेंट जनरल DB सेकटकर की अध्यक्षता वाली सेकटकर समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था। चीफ स्टाफ ऑफ डिफेंस कर्तव्यों
एवं उत्तरदायित्व में शामिल है। क्या क्या करेगा? अध्यक्ष स्थायी अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे। CDS तीनों सेवाओं पर किसी सैन्य कमान का प्रयोग नहीं करेगा, इसलिए 2 गलत हो गया। और तीनों सेवाओं के मामले माननीय रक्षा मंत्री के प्रधान सैन्य सलाहकार के रूप में काम करेगा। अब अगला क्वेश्चन है संविधान के, ये वही वाला है, रिपीट हो गया क्वेश्चन। इसमें है मणिपुरी, कोंकणी और नेपाली जो शामिल हुआ था। तो अब 18वां क्वेश्चन, संसद में धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया का उल्लेख है। धन विधेयक राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं किया जा सकता। राज्यसभा या तो विधेयक का अनुमोदन दे सकती है या परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, किंतु इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता। थर्ड गलत है, ठीक है, यहाँ पे थर्ड सरासर गलत है। इसे अस्वीकार कर सकती है क्योंकि धन विधेयक में पूरा हक लोकसभा का है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक में सुझाए गए संशोधन को लोकसभा द्वारा स्वीकार करना होगा। गलत है, ठीक है। तो अब हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा निकल गया चौथा और तीसरा गलत है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, ठीक, आंसर है 1। फिर उसके बाद 19वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संसद निम्नलिखित में से किसके द्वारा संविधान के किसी उपबंध में संशोधन कर सकेगी? परिवर्धन, परिवर्तन, निरसन, ठीक है, किसके द्वारा कर सकेगी? तीनों के द्वारा कर सकेगी। संविधान के भाग 20 के अनुच्छेद 368 संविधान की इन प्रक्रियाओं में संशोधन करने के लिए संसद की शक्ति से संबंधित है। इसमें कहा गया है कि संसद इस उद्देश्य के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किसी भी प्रावधान के परिवर्धन, परिवर्तन या निरसन के माध्यम से संविधान में प्रश्नों का संशोधन कर सकती है। संसद संविधान के प्रावधानों में संशोधन कर सकती है, लेकिन इसके मूल ढांचे को नष्ट नहीं करेगी। केशवानंद भारतीयवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय किया कि क्या करेगी? मूल ढांचे को नष्ट नहीं करना है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, और शायद आखिरी, हाँ अगला क्वेश्चन है और आखिरी क्वेश्चन है, संसद में धन विधेयक के संबंध, अच्छा ये रिपीट हो गया वापस से, ठीक है। अब इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अनुच्छेद 109 धन विधेयक में स्थापित किए गए राज्यसभा में पूर्व स्थापित नहीं की जाएगी। आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। धन विधेयक, संविधान के अनुच्छेद 109 में धन विधेयक के संबंध में एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, अतः कथन एक सही है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाना चाहिए और उसे राज्यसभा में प्रस्तुत नहीं किया जाना सकता, ठीक है। राज्यसभा किसी धन विधेयक पर केवल सिफारिशें कर सकती है, लेकिन उसमें संशोधन अथवा अस्वीकार करने की शक्ति उसके पास नहीं है। क्वेश्चन में क्या था? अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत हुआ था। थर्ड क्वेश्चन क्या है? राज्यसभा या तो धन विधेयक को अनुमोदन दे सकती है और परिवर्तन के लिए सुझाव दे सकती है, अस्वीकार नहीं किया जा सकता। राज्यसभा अस्वीकार नहीं कर सकती है, ठीक है, क्योंकि उसको मानना ही पड़ेगा, क्योंकि धन विधेयक में पूरा हक लोकसभा का है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के प्रस्तावित संशोधन जिसमें लोकसभा चाहे तो अस्वीकार कर सकती है, अतः कथन 4 सही है, ठीक है। ऐसे ही आज हमारे कुल 19 से 20 प्रश्न थे, जिसमें से 2 रिपीट हो गया था, पर ये तो अच्छा ही है, रिवीजन होता है, ठीक है। अगर आप विद्यालय इसमें नए हैं तो प्लीज़ विद्यालय उसको सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगे वीडियो तो कमेंट में बताएं, ना लगे तो भी कमेंट में बताएं। और आपके कितने क्वेश्चन सही हुए और आप कैसे क्वेश्चन को डील करते, ये भी मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।